उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने सरकार से लेकर संगठन तक ने तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और इसी महाजनसंपर्क अभियान से भाजपा लोकसभा चुनाव का आगाज कर देगी। इसके साथ ही भाजपा जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में से कोई न कोई सियासी महारथी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेगा। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों को क्षेत्र में प्रवास बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जनता के घर घर जाने को कहा है, उनकी समस्याओं को जानने के लिए कहा है। वहीं धामी सरकार ने जून महीने में से नौकरशाहों को भी पहाड़ चढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने बाकायदे अधिकारियों को जिलों के भ्रमण का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें अपने जिले के किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। इतना ही नहीं, सरकार को हर एक सप्ताह में भ्रमण की रिपोर्ट भी देनी होगी। सवाल यह है कि क्या अधिकारी सरकार के इस फैसले को मानेंगे? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने सरकार से लेकर संगठन तक ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा 30 मई से महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसी महाजनसंपर्क अभियान से भाजपा लोकसभा चुनाव का आगाज कर देगी। इसके साथ ही भाजपा जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा में से कोई न कोई सियासी महारथी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा करेगा। वहीं भाजपा ने अपने सभी सांसदों को क्षेत्र में प्रवास बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जनता के घर घर जाने को कहा है, उनकी समस्याओं को जानने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनावी मूड में रहती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का दावा है कि कर्नाटक के बाद अब उत्तराखंड में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस को जिताने वाली है। जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हर बार हर समय इलेक्शन मूड में रहता है, क्योंकि एक राजनीतिक दल है। हम तो रिपोर्ट कार्ड हर साल देते हैं, पहली साल एक साल बेमिसाल करके दिया था, हर साल रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जनता के दरबार में हम और समय खड़े होते हैं। हम कोई मलाई खाने वाले नहीं, 85% खाने वाले लोग नहीं है। जो राजीव गांधी ने कहा था कि 15% नीचे पहुंचता है, 85% खाते हैं। हमारे यहाँ कोई खाने वाले डायरेक्ट बैंक में आता है, इसलिए हमें काम करने में मजा आता है। व्यक्ति का आशीष उत्तराखंड के अंदर तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड का जो स्वरूप आज हम सबको दिखाई दे रहा है, इसमें मोदी जी के योगदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इसलिए प्रत्येक कोई घर न छूटे। हम यहाँ पर रहने दल भी भूल रहे हैं, हमने घर सोचा है, कांग्रेस के व्यक्ति का भी घर है, वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता जाएगा और मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद मिले और दोबारा 2024 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम का विषय है, सर्वधर्म समभाव का विषय है। 2024 में हम सांसद के चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम लेके आने वाले हैं और 27 में हिमाचल की तरह उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक तरफ जहां बीजेपी संगठन चुनावी तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार ने जून महीने से नौकरशाहों को भी पहाड़ चढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने बाकायदा अधिकारियों के जिलों के भ्रमण का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। अधिकारी साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें अपने जिले से किसी भी दूरस्थ गाँव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। इतना ही, सरकार को हर एक सप्ताह में भ्रमण की रिपोर्ट भी देनी होगी। सरकार ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार अपने पहले के लिए हुए फैसलों का भी अध्ययन करे। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है। जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत में बातें कही हैं, उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे और आपके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ज्वाइन कर लिया लोगों ने। हमारे प्रदेश के युवा ठगे रह गए, उस पर आप क्या कहना है? ऐसे नहीं चलेगा कि आप सगुफे बोलते जाइए, जुमले बोलते जाइए और हम कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप बोलते अच्छा होंगे, लेकिन करते अच्छा है, ये स्थापित नहीं हो पाया है। आपके पास 4 साल का वक्त है ये स्थापित करने के लिए कि आप बोलते अच्छा हैं लेकिन करते भी अच्छा हो। इस बात को स्थापित करने के लिए 4 साल का समय है और विपक्ष का नेता होने के कारण
हमारी ये संवैधानिक दायित्व बनता है मेरा कि मैं आपको ललकारूं कि आप अच्छा काम करें। कुल मिलाकर 2024 के इलेक्शन के लिए सरकार से लेकर संगठन तक तैयारियों में जुटे हैं। इन सबके बीच सरकार नौकरशाहों को भी पहाड़ चढ़ाने जा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार का ये फैसला चुनावी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे? क्या बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जनता के दिलों में जगह बना पाएगा? क्या कांग्रेस कर्नाटक जीत के सहारे पहाड़ प्रदेश में जीत का ख्वाब देख रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। कई तरीके के काम जो है वो किए जा रहे हैं, कई सारी योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार अपना काम कर रहा है। सरकार पर जो पुराने वादे हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं, उनको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौकरशाहों को भी आदेश दे दिया है कि भाई पहाड़ का रुख करिए, वहां रात्रि विश्राम करिए। लेकिन सवाल ये भी है कि पहाड़ का रुख पहले नहीं करना चाहिए था क्या? चुनाव आते ही इस तरीके की चीजें क्यों होने लगती हैं? पहाड़ की जनता का पहले से ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा था? साथ ही साथ ये भी हम आज इस डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि जो समस्या पहले लंबे समय से चली आ रही है उनका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है, या महज ये चुनावी जुमले हैं जो फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने कर्नाटक जब से जीती है तब से वो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो ऐसे में जो उनकी गुटबाजी चलती है उत्तराखंड में, वो कितनी कम हुई है, या वो जो अंतर्द्वंद है वो कितना कम हुआ है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम खत्री जी यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सुनीता जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। शुरुआत में आशीष नौटियाल जी आपसे करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक दिया है और तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात कही जा रही है कि वो भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो एक के बाद एक उत्तराखंड का रुख करेंगे। एक तरीके से कहा जाए तो चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपसे कांग्रेस की ही बात अभी फिलहाल करना चाहूंगी कि कांग्रेस की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, या फिर आप कर्नाटक में जो जीत हासिल की है उसके बलबूते पर आपको लगता है कि बहुत आसान होगी ये राह? देखिए मैडम, 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए गए जनता के द्वारा, और जो सोच के दिए थे, जो विकास कार्य सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो सब नहीं हुआ। सबने धरातल में देखा कि काम कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाना, उस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम लाल आंखें दिखाएंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम इनकी कोई नीतियां ही नहीं रही। आप देखिए ना, कोई इन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए, ना कोई ऐसे एम्स खोल दिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को गाली दे दे के सत्ता हासिल करी कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। सिर्फ यही बोला, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने का प्रयास किया इन्होंने। जहां देखो आप, जहां धर्म की बात होती है, ये लोग कहीं ना कहीं पे लोगों को लड़वाने का काम करते हैं, लोगों के मन में घृणा पैदा करने का काम करते हैं और देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो जनता ने बखूबी देखा है और जनता ने महंगाई भी देखी है। किस तरीके से 350 रुपए का जब गैस होता था तो वो डायन लगती थी, और आज 1300-1100 कुछ का गैस जो है वो मिठाई लगती है। तो ये भी जनता ने देखा है। जनता ने इनके सारे वादे, खोखले वादे सब देखे हैं, और जनता समझ चुकी है ना इनके देश के अंदर की नीतियां अच्छी हैं और ना देश के बाहर। आज नेपाल जैसा देश भारत में पत्थर फेंकने की हिम्मत कर रहा है, तो इनकी विदेश नीति क्या है? चाइना को देख लीजिए आपने, कितनी जमीनें कब्जा दी। बार बार आता है कि चाइना हमारे अंदर कुछ कर। अभी मैं 2 दिन पहले का अखबार पढ़ रहा था जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि जो हम पाकिस्तान से बात तभी संभव है जब शांति का माहौल बनेगा। ये सब बातें तो पहले से ही होती थी। आप लोगों ने स्पेशल क्या किया? सिर्फ आज नोट निकाल दिए, कल को नोट बंद कर दिए। ऐसा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम इन्होंने किया है। थूक करके चाटना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। अपने ही बनाए गए नोट पे, जिसको एक आम आदमी भी समझ रहा था, अगर वाकई काले धन पे अंकुश लगाना था
तो 2000 का नोट क्यों बनाया? 1000 का बंद कर दिया, ठीक था। आपने 2000 का नोट भी बना दिया। आपने वादा किया था नोटबंदी से हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, जो आतंकवाद की कमर टूट गई, पाकिस्तान की कमर टूट गई, आतंकवाद नहीं होगा, फंडिंग बंद हो जाएगी, सब कुछ हुआ, सबने देखा, सब कुछ हुआ, आज भी देश के अंदर हो रहा है। तो कहीं ये अपनी नोटबंदी में फेल हुए, इन्होंने कृषि कानून बनाया, ये अपने कृषि कानून में फेल हुए। तो कांग्रेस को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है, सब लोग जानते हैं। अगर आज बड़े बड़े जो कॉलेज स्कूल खुले हुए हैं कांग्रेस की तो देन है। आज नवोदय विद्यालय खुला है तो कांग्रेस ने तो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस क्या को दिया? नकारा क्यों गया फिर आशीष नौटियाल जी? अगर कांग्रेस ने इतना काम किया था, क्या काम करने वाले लोगों को जनता पूछ नहीं रही है? क्या जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, किसी की भी मान लीजिए अपेक्षाएं बहुत होती हैं। नहीं नहीं और आशीष जी, सामने जनता होता की है। अपेक्षाएं, देखिए जनता आपको चुनती है, जाहिर सी बात है कि जनता आपसे अपेक्षाएं भी रखेगी, और अगर आप अपने ही वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो वही जनता आपको अगर सिरमात लगाती है तो नीचे भी उतारती है। उस पर खड़े नहीं उतरे, वो जनता की कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, और अपेक्षाएं जो सत्ता में होता है उससे ही होती हैं। और जनता को लगा कि ये आएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था जब हम आएंगे तो हम 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, हम आएंगे तो गैस सिलेंडर सस्ता देंगे, किस तरह से सब्सिडी छुड़ाई गई, हम लेकिन आएंगे। बड़े ताजुब की बात है ना आशीष जी कि अपने वादे पर खरे नहीं उतरने के बाद भी उत्तराखंड की जनता ने दोबारा सत्ता भाजपा के हाथ में सौंप दी। क्यों सौंपी, इसका भी एनालाइज करना पड़ेगा ना। इसका एनालिसिस तो आपको करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस, एक सेकेंड, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पर इतना भरोसा नहीं रहा, उन्हें लगा कि कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है मैं बीजेपी को वोट दे दूं। मैडम देखिए, आप सोशल मीडिया में किस तरीके से भाजपा का आईटी सेल मैसेज बना बना के डालता है। अगर कांग्रेस आ गई तो ये मुस्लिम राज हो जाएगा, यहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी, ये देश में मुसलमान राज देखिए आशीष जी, करेंगे, अभी एक के बाद एक खतरा पैदा हो जाएगा। मेरे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप जवाब देते जा रहे हैं वैसे वैसे मेरे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। आपने अब आईटी सेल की बात करी, अगर भारतीय जनता पार्टी का सबको पता है कि सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है, आप क्यों नहीं कर रहे? आपको किसी ने रोका है क्या? देखिए मैडम, हम झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठ बोलते हैं। वो काम हम उनका क्या बताएं, उन्होंने करा क्या आज तक? हमने तो किया है, तो इसलिए हमारी कमियां भी बताते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, सब बातें बताते हैं। आईटी रोका किसी ने नहीं है, और आज की डेट में हमारा आईटी सेल मैडम निश्चित बहुत मजबूत हुआ है। अगर आप लोग भी देखते होंगे, आज हमारे आईटी सेल में आज के और पहले के में बहुत फर्क पड़ा है। आशीष ये बात आप खुद ही कह रहे थे, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। क्योंकि आईटी सेल मैडम आप देखिए ना, किस तरीके से गणेश भगवान की फोटो चप्पल के ऊपर बना के उसको मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पता लग जाए चप्पल किसने बनाई। मैडम आप खुद बताएं, कभी ऐसा मुझे तो हरीश रावत जी का सोशल मीडिया काफी ज्यादा आकर्षक लगता है, वो तो काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पर। अब मैडम सब एक्टिव हो गए, हम लोगों को पता लग गया भाई सोशल मीडिया, आज की डेट में जनरेशन सोशल मीडिया ही देख रही है और उससे ही समझ रही है। और साथ में भाजपा तो मैसेज हम तो रोज पढ़ते हैं, हम पे भी आते हैं वो मैसेज, जिसमें क्या क्या लिख के लोग मैसेज बना रहे हैं, और इसे जल्दी फॉरवर्ड करो, इसे कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करो। देखिए भाजपा का आने का सिर्फ एक कारण रहा, जो इसने नफरत फैलाई, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं। विकास की बात कहाँ होती है? आप बताएं ना, डेवलपमेंट की बात कहाँ हो रही है? सिर्फ नफरत की बात। हम आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसका निर्माण करेंगे। आज आप देखें मस्जिद मजारें जो बनी है, इतनी मजारें जो बनी है, मेरी किसी से बात हो रही थी एक दिन, तो उनका कहना था मजारों में हमारा कुछ ऐसा होता ही नहीं है। ये मजारें भी भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा जगह जगह पे बना के और खुद ही तोड़वाने का काम जो हो रहा है, ये भी शायद यही लोग कर रहे हैं। ये सारे काम इन लोगों के मैडम, जो नफरत फैलाने का काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी है। जनता के ठीक है आशीष जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, फिर से इस पर हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी, माफ कीजिएगा संगीता शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं बहुत बहुत माफी फिर से। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां करें? देखिए भाजपा चुनावी मोड में रहती है, ये तो हम न जाने कितनी बार कह चुके हैं, और न जाने कितनी बार उनके नेता भी इस बात को कहते हैं। लेकिन अब ये जो रात्रि प्रवास के लिए बोला जा रहा है कि हम नौकरशाहों को कहेंगे कि वो पहाड़ का रुख करें और रात्रि विश्राम करें, हालांकि मुझे लगता है कि ये चुनाव के दरमियान ही इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। पहाड़ को भूलना नहीं चाहिए, पहाड़ बहुत अहम हिस्सा है उत्तराखंड का, और उसे ही भूल जाया जाता है। जितने भी अधिकारी हैं वो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। कैसे देख रही है इसको? देखिए यशी जी, ये आदेश तो पारित हो गया कि धामी सरकार चाहती है कि नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाया जाए,
पर हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन विकास योजनाएं हमारी पहाड़ तक पहुंची। नौकरशाह और नेता तो पहाड़ पर जाकर घूमकर मनोरंजन करके वापस आ जाते हैं, पर जो वहां सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं वहां नहीं पहुंच पाती हैं। और दूसरी बात ये भी है यशी जी कि नौकरशाह इनकी बात को कितना मानेंगे, क्योंकि हमने अक्सर के देखा है कि अधिकारी नौकरशाही हमेशा हावी रही है इस सरकार के ऊपर। कभी किसी नेता के साथ हमने बहुत बयानबाजी देखी है और कामों को ना होता हुआ देखा है। तो दोनों ही पहलू हैं यशी जी। नौकरशाह वहां रुक आएंगे, नौकरशाह वहां देख आएंगे, पर क्या वो योजनाएं जो धरातल पर पहाड़ों में पहुंचनी चाहिए वो पहुंचेंगी? और देखिए 6 साल से इनकी सरकार है यशी जी, ये चाहते तो वो अब तक योजनाएं वहां पहुंच जाती, लेकिन इलेक्शन में एक मुद्दा बनाना और ये दिखाना कि हम काम कर रहे हैं और उसके बावजूद काम ना होना, ये उत्तराखंड के पहाड़ों के हालात हैं। क्योंकि अगर सच में पहाड़ों के लिए ये नेता यहाँ के सोचते तो 23 साल में जो आज स्थिति है वो वहां ऐसी नहीं होती। जिस तरह से 6000 गांवों में रोड नहीं है, वहां के अस्पतालों की आप पहाड़ों में व्यवस्था देखिए, किस तरह से जंगली जानवर। देखिए ये बात तो हो गई, ये तो बात हो गई कि ठीक है ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और पुरानी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया। मैं तो ये जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है उत्तराखंड में? आम आदमी पार्टी किस तरीके से प्रयास कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है अपने आप को उभारने के लिए? अभी जैसे कि आपके प्रभारी बनाए गए हैं, उप प्रभारी बनाए गए हैं, और साथ ही साथ देखिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड में आपके पास एक मजबूत चेहरा नहीं है जिसके बल पे आप चुनाव लड़ सके। देखिए यशी जी, आप ये कह सकती हैं कि आम आदमी पार्टी का भी यहाँ बहुत बड़ा बीजेपी और कांग्रेस की तरह संगठन नहीं है, लेकिन देखिए जो सत्ताधीश अभी पार्टी है और 9 साल से जो ये केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं, तो अब जब चुनाव होगा तो केंद्र की जो योजनाएं थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कितना कार्य किया गया, ये सब भी जनता देखेगी और उसी के अनुसार वोट करेगी। और देखिए 632 योजनाएं लगभग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई, शुरू की गई, लेकिन वो धरातल पर कितनी पहुंची? देखिए सबसे पहला मैं कहूंगी कि आदर्श गांव की बात हुई तो कितने गांव बड़े हो गए। स्मार्ट सिटी की बात हुई, लेकिन उनको अभी तक हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यशी जी, उसका टारगेट था कि करीबन 20% प्लेसमेंट होगा, पर ये गवर्नमेंट का डेटा है कि 2% भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात की और हमने पहलवान बेटियों को भी देखा, और मैं कहूंगी 2014 के बाद से 12% एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा है यशी जी महिलाओं के मामले में। प्रधानमंत्री आवास योजना, और ये आज से नहीं चल रही है, देखिए 1985 से है, हर प्रधानमंत्री ने इसे अपने नाम से चलाया। और जो इसकी पहले की गति थी, जो इसमें काम होता था, वो 10 कदम हमेशा पीछे ही रही, लेकिन इस सरकार में आने के बाद वो 25 कदम तक लगभग पीछे हो गई है यशी जी। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे विकल्प की बात हुई थी, फेम इंडिया के नाम से इन्होंने स्कीम शुरू की। उस स्कीम में भी बात हुई थी कि 2020 तक उसको टारगेट पूरा कर लिया जाएगा, और अब देखिए हम 2023 में है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विकल्प की बात कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, 632 मैंने जिस तरह से आपसे कहा, लेकिन उनको धरातल पर नहीं उतारा गया है। तो अब जनता उन सबके बारे में भी पूछेगी। हमने हर घर जल हर घर नल की बात की, लेकिन आप पहाड़ों में देखिए कि टोटियां हैं, पानी नहीं आ रहा। कितनी परेशानियां पहाड़ में पानी के लिए हैं, जबकि हम नदियों जैसे प्रदेश में बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी। तो जब इस बार का चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यशी जी फर्क होता है, तो जब अब सांसद वोट के लिए जाएंगे तो उनसे सवाल जरूर किया जाएगा कि आपने आखिर क्या किया। महंगाई का वादा हुआ था कि आज महंगाई कम हुई, आप देखिए घरेलू पदार्थों में भी टैक्स लग गया। तो जो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, और जनता इन सब मुद्दों को देखकर ही इस बार वोट देगी, चाहे वो फिर युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो। तो वो अपने अपने मुद्दों को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे यहाँ का गन्ना किसान रहा हो या 3 कानून की बात रही हो, तो सब कुछ देखने के बाद ही जनता वोट करेगी। तो 2024 जो इतना आसान नहीं है, और 2024 में जनता अपना मन बना चुकी है, और इस बार जो झूठ का किला था उसको ढाया जाएगा, और बिल्कुल ये कोशिश है। ठीक है, सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का रुख करूंगी, उससे पहले अनुपम खत्री जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2024 की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। नौकरशाहों को आदेश है कि भाई वो रात्रि विश्राम करें, पहाड़ों का रुख करें, कैसे देख रहे हैं इसे? अनुपम खत्री जी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
प्रणाम यशी जी, सभी दर्शकों को भी, आपके के न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड से बाहर ही कब निकलती है। भारतीय जनता पार्टी के जिन आला नेताओं का भी आप जिक्र कर रहे थे कि वो चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं, मैं तो जब से चुनाव जीतता हुआ देखा है 2014 के बाद से, मैंने तो सबकी कमर हमेशा चुनाव में ही कसी देखी है और चुनाव के लिए 24 घंटे कमर कसी है। कभी ये राज्य, कभी वो राज्य, कभी छोटा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का ये हिसाब है कि छोटे से छोटे चुनाव में भी इनके स्टार कास्ट जाते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे सदन ले रहे होते हैं, कैबिनेट की बैठक चल रही होती है और यहाँ के मुख्यमंत्री उठ के वहाँ एमसीडी के चुनाव के प्रचारक बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे आठों याम सभी तरफ से हर समय हर घड़ी सिर्फ चुनाव मोड में है। तो कमर तो इनकी कसी कसी है। रही बात हमारे आदरणीय धामी जी की, मुख्यमंत्री जी की, जो इन्होंने अभी एक नई बात कही है कि भाई अब अधिकारी भी प्रवास करेंगे और क्षेत्रों में जाएंगे। ये बात ये स्वयं मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रशासन देहरादून बैठा रहता है, पहाड़ों पे नहीं चढ़ता, इसीलिए स्पेशल कहना पड़ रहा है। अब कहने के बाद भी कितना चढ़ेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हाँ, इस बात की जरूर गारंटी है कि अब विभागों में काम होने बंद हो जाएंगे। अब वहां पे ना एमडी मिलेंगे, ना वीसी मिलेंगे, ना किसी को कोई अधिकारी मिलेगा, क्योंकि अब सब लग गए चुनाव में। तो इन्होंने अपनी कमर नहीं कसी, इन्होंने जनता के लिए भी दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। अव्वल तो वैसे ही काम नहीं होते। आज की डेट में अगर आप यहाँ कभी भ्रमण करने आए देहरादून और यहाँ के सचिवालयों का हाल देखें, यहाँ जाएं, विभागों के अंदर आप पहुंचे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ काम नहीं होते। और ऐसे में अब एक स्पेशल ऑर्डर आना कि भाई तुम्हें अब पहाड़ भी चढ़ना है, तो समझ लीजिए कि सारा का सारा जो थोड़ा बहुत होना था काम वो भी खत्म। ऊपर से प्रधानमंत्री जी की रैलियां शुरू हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लगातार तैयारियां चल रही हैं। G20 है, तैयारियां चल रही हैं। आप फायर ब्रिगेड विभाग की बात ले लो, आप चिकित्सा विभाग की बात ले लो, आप PWD की ले लो, आप MDDA की ले लो, सारे के सारे विभागीय अधिकारी इन दिनों सिर्फ और सिर्फ तैयारियों में जुटे हुए हैं। ना कोई काम हो रहा है, ना कोई प्रगति हो रही है। स्मार्ट सिटी इन्होंने एक शगुफा कहूंगा दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून के वो बेकार गर्द हालत कर दी है इन्होंने कि देख के लगता है इससे पहले का ही देहरादून अच्छा था। आज जहां जाओ वहां स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गड्ढे खुदे दिखते हैं। कौन क्यों खोद रहा है, खोद के क्या कर रहा है, क्या करके उसने गड्ढा छोड़ दिया, इसकी कहीं कोई डिटेल नहीं है। आप कैसी स्मार्ट सिटी देना चाह रहे थे? अब आप चुनाव के 2024 के मोड में हो। देखिए, एक बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव यानी देश का चुनाव, तो एक बड़े लीडर के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अपना चेहरा है अपने मोदी जी, और कांग्रेस के पास अपना चेहरा है राहुल गांधी। अपने अपने लीडर्स ये लोग कवायद करेंगे, लेकिन फिलहाल के माहौल में जो मुझे पर्सनली एनालिसिस करके लगता है, इस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विचलित है। उसके अंदर एक विचलन है। कर्नाटक की हार को कह के देखें, चाहे राहुल गांधी की यात्रा के जोर को देख के कहें, चाहे इनके खुद के कामों को लेकर आज जो जनता आक्रोशित होती जा रही है। जनता में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। भले आप अपने कमेंट सेक्शन बंद करवाते हैं, आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर निगाह रखें, आप सरकार के ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव कमेंट्स को हाइड करवा दें, आप किसी ने पोस्ट डाली है कार्टून बना के तो उसके ऊपर आप मुकदमा लिख दें, आप सब कुछ करते जाइए, लेकिन जो आक्रोश मन में घर कर जाता है ना, उसका रिजल्ट उस चुनाव में जरूर दिखता है जब वोट करने का अधिकार वोटर के पास आता है। वोटर एक बार आपको वोट दे गया, आपकी सत्ता बन गई, अब वो 5 साल कुछ नहीं कर सकता। आप 5 साल बैठ गए काबिज होके, लेकिन 5 साल बाद फिर जब ये टर्न आता है तब उसका कहीं ना कहीं तो परिणाम मिलता ही है। और बहुत करीबी तरीके से जब मैं जनता को देखता हूँ, इस जनता की बातें समझता हूँ, चाहे मैं उत्तराखंड की बात करूं, चाहे उत्तराखंड के बाहरी दूसरे राज्यों की भी बात करूं, तो आज धर्म का कार्ड खेलते खेलते भारतीय जनता पार्टी ने अपना जितना भी हाइट लेनी थी वो उसकी हाइट आ चुकी। अब वहां से सिचुएशन पॉइंट है उसका, अब वहां से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते धर्म कार्ड पे, क्योंकि एक आम मानस ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हम
भले ही धर्म को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हूँ, क्योंकि मेरी सिंपली थ्योरी है, भारतीय जनता पार्टी एक वो हिंदूवादी पार्टी है जिसने हिंदुओं को उनकी जान का, उनके धर्म का, उनकी संस्कृति परंपराओं का डर दिखाकर उस डर को हावी करके अनुपम सत्ता को हथिया। मैं वापस आऊंगी आपके पास। मैं सुनीता विद्यार्थी जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए, प्रवास पे जाने की बात पुष्कर सिंह धामी ने कही और उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए माफ कीजिएगा, अब नौकरशाहों के लिए, अधिकारियों के लिए बोला है कि आप रात्रि विश्राम करिए पहाड़ों पर जाकर। जैसे कि अनुपम जी ने कहा कि धामी जी आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके जो अफसर हैं वो देहरादून बैठे रहते हैं। हालांकि ये बात बहुत पहले से ही सबको पता है कि जितने भी अफसर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो देहरादून में ही रहते हैं। उनको पहाड़ में उनका कोई सरोकार नहीं है। चुनाव शुरू हो गए, जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे रणनीतियां बन रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी आशीष नौटियाल जी आपके आने से पहले कह रहे थे कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है, वहां पर आप झूठ फैलाते हैं, आप बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो रात्रि विश्राम पर, कि आखिर जो काम पहले करना चाहिए था वो काम अब क्यों किया जा रहा है? वो सी वाला को देंगे, इनके पास है। जी यशी जी, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे अनुपम खत्री जी ने अपनी बात कही और नौटियाल जी ने कही, तो ये जो आईटी सेल की यहाँ पे बात की जा रही है कि भाजपा का आईटी सेल जो है बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से मजबूत है, क्योंकि सोशल मीडिया में अपडेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य जो है वो किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप सोशल मीडिया में खाली फोटो लगा के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये जनता भी जानती है और हमारे जो इंटेलेक्चुअल बॉडी है वो भी अच्छी तरह से जानती है। सोशल मीडिया में क्यों हम लोग मजबूत हैं? क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर काम हो रहा है वो धरातल पर दिख रहा है। और जब हमारा कोई काम होता है, हम शिलान्यास की बात करते हैं, उसके बाद जब हम लोकार्पण की बात करते हैं, उसके बाद सोशलाइज होते हैं, उसके बाद हमारे सोशल मीडिया पे तमाम चीजें जो है कार्यक्रम किए होने के बाद जो है वो अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है गरीबी हटाएंगे 70 वर्षों से और माउथ पब्लिसिटी बना दी कि गरीबी हटा रहे हैं, लेकिन वो हटती नहीं है कभी भी। तो इस तरीके की कार्यप्रणाली भाजपा की नहीं है। भाजपा जो वायदा करती है उसको धरातल पर उतारती है। और जहां तक हमारे अधिकारियों पर यहाँ पे तोहमत लगाई जा रही है कि वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहाड़ों में जा रहे हैं, नहीं तो वो देहरादून ही बैठे रहते हैं, मुझे तो लगता है कि अगर हमारी इतनी ही समझ है और हम लोग इतना ही आईक्यू रखते हैं तो इससे बड़ी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। एक ऐसे ग्रुप के लिए, ऐसे समूह के लिए जो अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यहाँ पे जो अधिकारियों को महीने में 2 बार पहाड़ों में भेजा जा रहा है वो ये है कि हमारी योजनाएं, जितनी हमारी योजनाएं प्रत्येक जनपद पे चल रही है, किस तरीके से वहाँ के स्थानीय अधिकारी जो जिले के अधिकारी होते हैं वो काम कर रहे हैं, कि कहां तक उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची है, समीक्षा होगी, उसकी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने लेंगे। और उन पर रात्रि प्रवास भी इसीलिए किया है ताकि वो वहां की समस्याओं को। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होंगे, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारियां कर रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अब अधिकारियों को भी काम पर लगा दिया गया है कि उनको पहाड़ का रुख जरूर करना होगा। साथ ही साथ कांग्रेस, जो सभी राजनीतिक दल हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि नौकरशाहों को जो आदेश दिया गया है वो कितना पालन करेंगे, जनता को इससे कितना फायदा हो रहा है। और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। कुलदीप जी, मैंने यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को सुना, आपने भी यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम ना करें और अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो ये सिर्फ ये बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ फैला रही है, फरेब कर रही है, क्या काम कर रही है, तमाम चीजें। लेकिन हमारी क्या तैयारी है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है।
मुझे लगता है कि अगर इस पर भी ध्यान दिया जाए कि हम किस तरीके से जनता को अपने पाले में ला सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल यसी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और बहुत सारी आपने बातें अपने सवाल में ही ऐसी बताई हैं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का अभी हम डिबेट भी देख रहे थे और कि उत्तराखंड में कांग्रेस और यूकेडी समान रूप से सत्ताओं में रही है, तो जब जब ऐसा नहीं है कि इनका दौर रहा हो और इन्होंने इनके समय में चीजें ऐसी न रही या इनके समय में चीजें बहुत अच्छी हो गई हों या भाजपा की सरकार में चीजें बहुत खराब हो गई, ठीक है, चीजें वस्तु स्थिति दोनों के उसमें बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीजें बदली होंगी कि जनता ने अपना बहुमत किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में दिया है। लोकतंत्र में हम जिस व्यवस्था के तहत यहाँ पर बैठे हैं, जिस व्यवस्था के तहत सरकारें बनती हैं, राजनीतिक दलों का गठन होता है, उसमें जनमत का एक बड़ा विशेष महत्व है और हमें कम से कम उस जनमत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर चीजें आई हैं, अगर व्यवस्था में आई हैं, तो वो उसी जनमत के आधार पर हुई। अब ये कह करके कि झूठ फैला करके या तमाम सारी चीजें, निसंदेह मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बहुत सत्यवादी पार्टी है, बीजेपी में सारे नेता बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता ने जो बात कही है, जनता का जो विचार है, जनता ने जब मतदान किया होगा उसके मन मस्तिष्क में क्या बातें रही होंगी, तो और इतने 1 करोड़ की से ज्यादा की पॉपुलेशन इस राज्य की है, तो सारी जनता तो मूर्ख नहीं हो सकती है, या हमारे राजनीतिक दल के जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान भी नहीं हो सकते हैं, है ना। और क्या कांग्रेस के पास जिसका सत्ता में रहने का एक लंबा अनुभव है और उत्तराखंड के सबसे अनुभवी नेताओं में शुमार नेता कांग्रेस के पास हैं, हरीश रावत जी समय कांग्रेस के पास हैं, प्रदीप टंडा कांग्रेस के पास हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है, वो कांग्रेस के पास हैं, ऐसे तमाम अनेक बड़े नेता। वहीं यूकेडी के पास काशी सिंह हरी यूकेडी के पास हैं। ऐसे तमाम वो लोग जो उत्तर प्रदेश के दौर में भी विधायक रहे हैं और जिन्होंने इस प्रदेश की व्यवस्थाओं को, इस प्रदेश के निर्माण को लेकर के रणनीतियां बनाई। तो एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने इस प्रदेश के निर्माण को लेकर के रणनीति बनाई हो, वो चुनाव की रणनीति नहीं बना पा रहा है, और इसका ठीक रहा कि वो दूसरे राजनीतिक दल पे छोड़ रहा है कि ये तो चुनाव में मोड में एक्टिव रहते हैं। अरे भाई, कोई राजनीतिक दल अगर एक्टिव है तो इसमें गलत क्या है? मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, हालांकि और खासकर ये बात उत्तराखंड के संदर्भ में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये सैन्य बाहुल प्रदेश है। भाई, हमेशा तो युद्ध नहीं होता है ना, लेकिन सेनाएं हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं, तैयारियां रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब युद्ध नहीं हो रहा हो तो सैनिकों को घर भेज दिया जाता है कि जाओ आप घरों में आराम करो और जब कभी लड़ाई होनी होगी तो हम आपको बुला लेंगे फोन करके। सेनाएं तो अपनी तैयारी करती रहती हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, तो राजनीतिक दल अपना उसकी तैयारी और राजनीतिक दल अपना चुनाव की तैयारी कर रहा है। इसमें गलत क्या है? हम क्या तैयारी कर रहे हैं महत्वपूर्ण ये है, दूसरा क्या तैयारी कर रहा है उसके सापेक्ष हमारी तैयारियां कितनी महत्वपूर्ण है। अभी अब ये बात भी देखिए, हमें भी बहुत अजीब लगता है कभी कभी, लेकिन देखिए ये सत्य है। अभी मैं अखबारों में देख रहा था कि कुछ दिनों पहले, और हम लोग क्योंकि यहाँ जाते रहते हैं, भाजपा के ऑफिस भी जाते हैं, कांग्रेस के ऑफिस भी जाना होता है, भाजपा ने पहले तो टोली की बैठक करी चुनाव के संदर्भ में, उसके बाद अब उनका महासंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। ठीक, तो चीजें उनके साथ, उनकी चीजों को लेकर के उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, चीजों को लेकर के वो चल रहे हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, कांग्रेस के पास भी तो इतना बड़ा संगठन है, सोशल मीडिया सबके पास है, क्यों नहीं एक्टिव है? यूकेडी के पास इतना कुछ है, पहाड़ को लेकर के इतनी बातें नहीं, और हरीश रावत जी तो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। जब उनको वो कहते हैं मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, जब उन्हें थोड़ा सा भी अटेंशन चाहिए होता है। अब अगर उन्हें पार्टी में रह के जरा सा भी अटेंशन चाहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो भाई जनता के लिए भी तो ट्विटर का इस्तेमाल करिए, कि सिर्फ अपने लाभ के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का IT सेल मजबूत है। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। आप तुलनात्मक रूप से देखिएगा, पूरी कांग्रेस की सोशल मीडिया एक तरफ और हरीश रावत जी का सोशल मीडिया एक तरफ। हाँ जी उस पर भी हरीश रावत जी का सोशल मीडिया भारी पड़ेगा। ठीक है, तो जो
हमें अपने संगठनात्मक ढांचे को ठीक करना चाहिए। देखिए, निसंदेह अभी जो चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली है, उत्तराखंड में कांग्रेस ने जो गलती की उससे सबक लेते हुए कांग्रेस ने हिमाचल को नहीं, उसमें उन गलतियों को नहीं दोहराया और उसका लाभ उसको वहां मिला। और हिमाचल में जो सरकारों ने किया और उत्तराखंड का जो गलतियां थी, इन दोनों को मिला करके जो सबक हुआ उसका लाभ उनको कर्नाटक में मिला। ठीक, आज आने वाले चुनाव में निसंदेह भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से एक चुनौती बढ़ी है और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयारियां भी कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, भाजपा की स्थिति खराब है इसलिए वोट हमारे पक्ष में आएगा, क्या इस मुगालते में है? मैं यही सवाल आशीष जी से पूछना चाहती हूँ। कुलदीप जी, मैं वापस आऊंगी और मैं आशीष जी पर स्विच करती हूँ जरा। उनसे मैं सीधे सीधे जवाब यही लेना चाहती थी कि भाई कर्नाटक चुनाव आपने जीत लिया, हिमाचल चुनाव आपने जीत लिया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उत्तराखंड भी जीत लेंगे। और उत्तराखंड में कितना अंतर्द्वंद है ये बताने की जरूरत ना मुझे है ना कुलदीप जी को है, आपको खुद पता है कि कितना अंतर्द्वंद है। मतभेद होते रहते, चुनाव नजदीक आते हैं, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बंटनी शुरू होती हैं वैसे वैसे वो मतभेद निकलकर सामने आने लगते हैं। मुझे लगता है कि एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है आशीष जी। हम दूसरों पर उंगली उठाएं उससे पहले जो 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं हम उनको भी तो देखें। मैडम निश्चित ही देखिए, हम सिर्फ चुनाव की बात नहीं, अभी जो डिबेट है आपकी वो ये है कि धामी सरकार, हम तो तैयारी कर रहे हैं। हम तैयारी, किसने मना किया कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं? हम तो तैयारी कर रहे हैं और हम जन जन तक, घर घर तक हम भी ये बात पहुंचाएंगे किस तरह से क्या वादे करके सरकार बनाई गई थी। 56 इंच का सीना गायब हो गया, 5 साल हो गए, 56 इंच के सीने की बात नहीं करते। देखा आशीष जी, सोशल मीडिया में आपने कहा था, आपने शुरुआत की कि हम तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आप तुरंत भारतीय जनता पार्टी पर आ गए। नहीं, क्यों नहीं करेंगे हम तैयारी? उन्होंने जो 56 इंच के, मेरी बात समझने की कोशिश करिए आशीष जी। देखिए, डिबेट आज हमारी चुनाव को लेकर है और चुनाव अगर 2024 के होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका हिस्सा आप भी हैं। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कर्नाटक चुनाव हो गए, आपने वो चुनाव जीता, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि उत्तराखंड में जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक विपक्षी दलों ने इस पर हाय हत्या करनी शुरू कर दी, हाय तौबा मचानी शुरू कर दी कि ये तो चुनावी एजेंडा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, राहुल गांधी जी उत्तराखंड कितना है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा कि आखिर राहुल गांधी जी उत्तराखंड क्यों नहीं आए। बल्कि जोशी मठ में जिस तरीके से भूदसाव हो रहा था, दरारें पड़ रही थी, बार बार जनता कहीं न कहीं ये चाह रही थी कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा उत्तराखंड भी आए, लेकिन नहीं आई। उसके बाद भी ये हुआ कि उत्तराखंड थोड़ा सा जब ये यात्रा खत्म हुई तो ये हुआ कि उनका प्रोग्राम प्रस्तावित है और वो आ रहे हैं, उसके बावजूद वो नहीं आए। तो क्या जनता आपसे ये सवाल नहीं पूछेगी कि आखिर राहुल गांधी जी उत्तराखंड क्यों नहीं आ रहे? यहाँ तो मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी, अमित शाह जी भी उत्तराखंड आने वाले हैं, जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। तो अगर वो इस तरीके की तैयारी करेंगे, आप समझने की कोशिश करिए ना। और ये एनालिसिस मुझे खैर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी को खुद ही एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन मैं जनता की तरफ से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर राहुल गांधी जी उत्तराखंड क्यों नहीं आते हैं, क्यों वो यहाँ की जनता की समस्याओं को नहीं सुनते? विधानसभा चुनाव में मैंने उनको देखा, उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं देखा कि उन्होंने उत्तराखंड को लेकर कोई ट्वीट किया हो, उत्तराखंड पर कोई बात करी हो उन्होंने, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। जोशी मठ में तो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और बल्कि हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल्कि कुछ नहीं बोला, इन्होंने तो बोला अंकिता हत्याकांड पे इन्होंने बोला वहां से। हाँ, कोई विधानसभा पे बोला, हर मुद्दे पे राहुल गांधी जी बोलते हैं, राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे बोलते हैं और पूरा संज्ञान लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड आने की बात है, जरूर आएंगे उत्तराखंड, राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रिया गांधी जी भी आएंगी, सब आएंगे। लेकिन चुनाव में मतलब जब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ा था उन्होंने क्या बोला था? जो उन्होंने तो यही बोला कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी, हम सस्ताई कर देंगे, कांग्रेस ने काला धन जमा कर दिया, हम काला धन लेके आ जाएंगे। सब यही तो होता है चुनाव, और क्या होता है? दूसरे की नाकामियां भी बतानी पड़ती है कि इसकी नाकामियां हैं क्या, इसने कहां पे कमी छोड़ दी, हम कहां पे अच्छा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कमियां करी हैं हम भी तो बताएंगे। जब सत्ता में वो थे, हम ये थोड़ी बोलेंगे हम सड़क नहीं बना पाए थे, हमने तो अंकिता हत्याकांड कर दिया था।
अरे अंकिता हत्याकांड जिसने किया हम बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने अंकिता हत्याकांड कर दिया, वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं हम इतने समय से, आज तक वीआईपी का नाम नहीं बता पाए, और जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने बताया कि वो वीआईपी कमरा था। हम भी तो उन सब बातों को बताएंगे, हम भी घर घर जाएंगे, हर बात को बताएंगे, हम भी बताएंगे कि 2022 को किस तरह से हर किसी को पक्का मकान देने का वादा किया था और कैसे आपने मकान दिया, ये भी हम बताएंगे। अनुपम जी आपके पास आती हूँ मैं, सुनीता तो जी बताएंगे, हम भी सब एक एक बात बताएंगे। काला धन किस तरह आने वाला था और क्यों नहीं आ पाया, ये भी हम बताएंगे। गुजरात मॉडल क्या था, क्यों नहीं आ पाया, ये हम ठीक है। आशीष जी रुकिए जरा, सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दीजिए। सुनीता जी जवाब दीजिए आप। बार मोदी सरकार, ये भी हम बताएंगे महंगाई की मार किसे बोलते हैं, एक एक करके सब्सिडी छुड़ा दी, राशन वापस मांगने का काम आप लोगों ने किया, एक एक बात हम जनता को बताएंगे, और किस तरह आपने लाठियां मारी हैं। अरे आशीष जी थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, होल्ड योर हॉर्सेस। आशीष जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये हमें भी बताना पड़ेगा मैडम, सब यही बताएंगे क्या? आशीष नौटियाल प्रदेश रोकता कांग्रेस पार्टी, ये बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा गया है, ये वास्तविकता है। तो मुझे लगता है कि इनके जब नाम में ही प्रदेश रोकता कांग्रेस पार्टी है, तो आप समझ लीजिए कि कितना विकास करने की इनके दिमाग में बातें हैं, विजन है और आईक्यू लेवल है। यहाँ पे जो बात हो रही है एक्चुअल में, देखिए भाजपा ने इतना जो विकास श्रृंखला की लाइन खींची है वो इतनी ज्यादा लंबी खींच ली है कि कांग्रेस पार्टी देखे तो कहीं नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती। देखिए नौटियाल जी, हम कैसे झूठ बोल लेते हैं मैडम आप लोग तो 2014 के बाद आए और आपका जन्म 2014 से पहले का है, इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? कल को एक डिबेट में आपके प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे कि 2014 से पहले गंदगी थी। मुझे लगता है उसी गंदगी में आप लोग रहे हैं, उसी गंदगी आप लोगों ने देखी है और वैसे ही गंदा आप लोगों का दिमाग हो गया। नहीं, 2014 से पहले सफाई नहीं होती थी, 2014 से पहले स्कूल नहीं थे, 2014 से पहले अस्पताल नहीं थे, IIT नहीं था, नहीं थी, क्या नहीं था 2014 से पहले? कश्मीर में आतंकवादियों की आंखों से आंखें मिला के नैन मटक्का जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलवामा हमला आप लोग जरूर कर रहे थे। जब राज्यपाल ने बताया पुलवामा हमला किसने किया, क्यों जवाब नहीं दिया उसने? आपने राज्यपाल की बात पर प्रेस क्यों नहीं करी, क्यों नहीं बताया इस बात को? समझे, लेकिन वहाँ पे FIR नहीं की और उसके बाद फिर उन्होंने बर्फ में हटखेलियां खेली और एक शिगुफा फेंक दिया। और मैंने पिछली बार भी आप ही के चैनल के माध्यम से बोला था कि भाई यहाँ से उत्तराखंडी कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गजों ने सोचा भैया काम तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, ट्विटर पे और कहीं पे कैसे सजे, चलो जी राहुल बाबा को थोड़ा बहकाते हैं और उनको निमंत्रण देते हैं कि भैया यात्रा यहाँ पे भी थोड़ा चरण जो है वो रख लीजिए, यहाँ पे इतनी बड़ी घटना जो है उत्तराखंड में हुई है। लेकिन राहुल बाबा को फुर्सत कहाँ, ये तो देखिए। विकास बताओ, आप राहुल बाबा छोड़ो, वो तो खुद आएंगे, आप अपना क्या किया ये बताओ। वायदे करते हैं, निभाते नहीं है और कभी भी जो इन्होंने बोला वो कभी किया नहीं। आज तक भी आप देखिए कि सत्ता में आगे सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर चलिए ठीक है। सुनीता जी रुकिएगा जरा। अनुपम खत्री जी क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? अपना बता दो, एक सेकंड रुकिएगा, रुक जाइए भाई। बौखलाहट ये है कि चुनाव में इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए ये लोग। सुनीता जी मैं वापस आती हूँ आपके पास। अनुपम खत्री जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी अब आ रही है? जी देखिए मैं तो क्या ही कहूँ, खुद कांग्रेस और भाजपा वाले ही अपना आपस में इतना कुछ बोल लेते हैं कि एक दूसरे की परत से परत वो खुद ही खोलते जाते हैं। बस सुनने की जरूरत होती है, सुन लीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा हकीकत क्या है। बाकी आज राणा साहब की बातें मुझे काफी अच्छी लगी और राणा साहब ने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करी। दूसरे की तैयारी तो आप देख रहे हैं, आपकी स्वयं की तैयारी क्या होगी, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो था इसी लाइन है कि हमें अपनी तैयारी पे भी चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ हम भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया वाइज तो एक्सट्रीम मीडिया, जो मेन मीडिया है उसको बहुत कम ही बाकी दलों की जानकारियां आजकल प्रसारित होती हैं और भाजपा में तो ठीक भी आ जाए तो भी प्रसारित हो जाता है। तो हम लोग उतना बड़ा मीडिया मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या तो हमारे पास सड़क की प्रॉब्लम होती है या उस तरीके के हमारे पास साधन नहीं होते। आप जैसे अच्छे जो जागरूक मीडिया हाउसेज हैं उनके माध्यम हमें मिलते हैं
तो मैं राणा जी के सवाल पे बात करते हुए जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने 3 निकाय चुनाव को लेते हुए इस बार सबसे बड़ी तैयारी करी है। अनुपम जी थोड़ी कोशिश करिएगा कि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा प्लीज। मैं बहुत कम शब्दों में पूरा कर रहा हूँ। हम निकाय चुनाव के ऊपर कमर कस के बैठ गए हैं। हमारे सारे ऑलमोस्ट जितने भी ऑब्जर्वर होते हैं, प्रभारी होते हैं, जितने भी हमारे वार्ड है, हमने लगभग सबकी तैयारी कर ली है। ऑलमोस्ट 90% का ग्राफ हमने पूरा कर दिया है और इसे अभी हम धरातल पे उतार भी चुके हैं। अब साथ साथ आती है लोकसभा की बात। देखिए लोकसभा चुनाव उत्तराखंड क्रांति दल के लिए सिर्फ 5 सीटों का है, क्योंकि हम राष्ट्रीय दल तो ऐसे है नहीं कि हमें सारे ही प्रदेशों में जो है कैंडिडेट चाहिए। हमारे लिए वो 5 सीटों का है और इस पे लगातार हमारा मंथन चल रहा है। आगामी अभी 26 तारीख को 26 तारीख को हमारे केंद्रीय अध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं, जिसको लेके हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों पे भी पूरा ध्यान देंगे। और इस बार ये कमिटमेंट है उत्तराखंड की जनता से हमारा, और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं वादा दे रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 5 सीटों पे अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारेगी भी और अपना पूरा जोर सारे मुद्दों के साथ लगाएगी। अब जनता हमें कितना स्वीकार करेगी ये जनता के ऊपर है। एक बात राणा जी की मैं और नोटिस कर रहा था जिन्होंने बोली और मुझे अच्छी भी लगी कि भाई जब राज्य बनाने की पूरी रणनीति यूकेडी ने बनाई और राज्य हासिल कर भी लिया, तो ऐसा क्या रहा कि वो चुनाव की रणनीतियां नहीं बना पाई। राणा साहब इसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जिन्होंने पृथक राज्य हासिल करने की रणनीति बनाई, दे ऑल आर क्रांतिकारी, वो सारे क्रांतिकारी माइंडसेट के लोग। और ये उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण सिर्फ राज्य लेने के लिए हुआ था, राजनीति के लिए आगे बढ़ने के लिए हुआ नहीं था बेसिकली। लेकिन जब राज्य हमें मिला और वो 23-26 संशोधन जो आए इसमें ऐड होके, जिसमें पता चला जल जंगल जमीन जिसके लिए हम लड़े वो तो हमें मिला ही नहीं, तो हमारे शीर्ष के नेताओं ने ये सोचा कि अभी थोड़ा रुकते हैं, इस उत्तराखंड क्रांति दल को भंग नहीं करते और आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या कार्रवाई बढ़ती। अब जब आगे चले तो जो लोग चुनाव लड़ सकते थे हमारे यहाँ से, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, पर ऐसा कोई बहुत बड़ी रणनीतियां बना के और सत्ता हासिल करने के अनुपम जी हमारे पास जी एक लाइन रह गई मेरा फाइनल। लेकिन अब वर्तमान में जो यूकेडी आप देख रहे हैं राणा जी, ये 2.0 है, ये नेक्स्ट जनरेशन है। हम जैसे जो हमारे जैसे बुजुर्ग थे जिन्होंने यूकेडी बना के पृथक राज हासिल किया, अब हम जैसे सिरफिरे दीवाने आ रहे हैं इसमें जो यूकेडी की ही सत्ता भी लाएंगे। और ये देखिए हम तो चाहते हैं, देखिए अनुपम जी उत्तराखंड के पास जितने ऑप्शंस होंगे उत्तराखंड का विकास उतने बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि जनता भाजपा और कांग्रेस के बीच में पिस के रह गई है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया वरिष्ठ पत्रकार आपकी। संगीता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। संगीता जी। यशी जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पिस करके रह गई है। जितने ऑप्शन होंगे उतना उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छा होगा। तो आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी यहाँ एक्टिव है और हम जैसे आपने कहा कि प्रभारी सह प्रभारी हमारे उत्तराखंड आए और अब हमारा संगठन नए तरीके से लगातार क्रियान्वयन होगा और आगे बढ़ेगा। और देखिए हम भी चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और हमने पहले भी चुनाव लड़ा। और देखिए जो कमियां पहले रही उनसे सबक लेकर के आगे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और जो सत्तासीन यहाँ पर हैं उनकी जो कमियां हैं और उन्होंने जो वादे किए और उसको जो पूरा नहीं किया वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। और फिर यहाँ की जनता बहुत समझदार है, उसके अनुरूप वो अपना डिसीजन लेगी। और देखिए सत्ता फिर तो बीजेपी का दोबारा सत्ता में आना भी समझदारी है उनकी। संगीता जी फिर बीजेपी को कोसना क्यों? नहीं यशी जी देखिए मैंने क्या कहा कि जो कमियां पहले रही उनसे सबक लेकर के उससे बेहतर काम किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम जब जो चीजें पहले जनता को समझाने में नाकामयाब रहे वो आगे भी होगा। और देखिए जनता ने इन्हें जो दोबारा मौका दिया वो हमारे लिए और अच्छी बात है कि अब हम जनता को ये बता पाएंगे कि आपने तो इन्हें 5 साल और दिए, उसके बाद आपको क्या मिला। 5 साल का समय तो पहले कम पड़ा, लेकिन आपने इन्हें दोबारा चुना, अब इन्होंने क्या किया आप सवाल पूछने। कुलदीप राणा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी बहुत कम शब्दों में चाहूंगी। अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी थैंक यू। मैं अभी सभी लोगों को सुन रहा था। देखिए कुलदीप राणा को जवाब देने से अगर किसी राजनीतिक दल को वोट मिलते हैं तो वो हर दिन आए और मुझे जवाब दें और मैं सारे जवाब सुनता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि सारे राजनीतिक दलों को चुनाव में टिकट वोट मिल जाए। ठीक है। जहां तक बात देखिए
उत्तराखंड में कांग्रेस के बाद यूकेडी और यूकेडी के बाद बहुत दूर मैं आम आदमी पार्टी को देखता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है उत्तराखंड में खासकर। और एक सत्य ये भी है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कि आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व से गवर्न किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनसे पहले इनके पास जो थे वो तो छोड़ करके भाजपा में आ गए। अभी जो वर्तमान में है वो कांग्रेस छोड़ करके इनके पास आए हैं और वो उनको लीड कर रहे हैं। हालांकि वे बेहद अनुभवी हैं, आम आदमी पार्टी उनके अनुभव को कितना लाभ लेगी ये तो आने वाले समय में भी दिखाई देगा। और जहां तक यूकेडी के मैं प्रवक्ता की बात सुन रहा था, देखिए ये नई यूकेडी है 2.2, मैं सुन रहा था इस बात को, और उसके साथ हम चुनाव में ये करेंगे, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे आपको नहीं लगता कि आपने अपने पुराने नेताओं के कार्यों पर कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए हैं कि उनको चीजों के बारे में अनुभव नहीं था या चुनाव लड़ने के बारे में वो चीजों को जानते नहीं, अनुभव की बात ही नहीं, कहीं ना कहीं ये बात, ये सवाल आपके, अगर ये डिबेट आपके नेता लोग देख रहे होंगे तो वो जरूर आपसे पूछेंगे कि भाई ठीक है नए लड़के आ गए हैं, नए लोग क्या कर लेते हैं करेंगे, लेकिन क्या जो हमने किया क्या वो इतना भी नहीं था सम्मान के लायक? बड़े नेताओं ने हम लोगों को आगे बढ़ाया है सर, ये बात। और कांग्रेस की जहां तक बात आती है, कांग्रेस ने कहा कि ठीक है ये राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं कि राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो उत्तराखंड के लोग राहुल गांधी जी की बात को सुनते क्यों नहीं? पिछली बार 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में एक तरफा माहौल कांग्रेस के हरीश रावत जी ने बना दिया था और ये दिखाई भी दे रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। और हमेशा ये सवाल मीडिया पर होता है कि मीडिया में खबरें नहीं छपती, मीडिया में खबरें नहीं छपती, मीडिया सरकार के पास है, मीडिया सरकार के पास है। उसी सरकार का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है, और एक नहीं दो मुख्यमंत्री चुनाव आ रहे हैं, सरकार के पास मीडिया है, सारी चीजें मशीनरी सरकार के पास है। तो थोड़ा सा मीडिया को कोसना बंद कीजिए, आप लोग भी पूर्व पत्रकार रहे हैं, ठीक है। और अगर ठीक है अखबारों में नहीं छप रहा है तो आपके पास सोशल मीडिया है ना, वो तो किसी के कब्जे में नहीं है, आप अपनी बात पहुंचाइए। ठीक है कुलदीप जी, माफी चाहूंगी, काफी वक्त की कमी है हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने देवभूमि में शुरू कर दी है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू की, जहां वो लगातार ये कहती है कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जल्द ही उत्तराखंड पहुंचने वाला है। तो ये तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही। तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद से काफी आश्वस्त नजर आई। हालांकि कौन इससे जीतेगा वो तो देखना होगा, लेकिन तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।